नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय के अध्याय 8 गति के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि गति का 3 समीकरण होता है। ठीक है, गति के 3 समीकरण होते हैं। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से गति का ग्राफीय निरूपण किया जा सकता है, यानी कि गति को किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि गति का पहला समीकरण और गति का जो दूसरा समीकरण है वो हम लोग गति के ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से हमने उसको प्रदर्शित किया था और किस तरीके से हमने गति के पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को उस ग्राफ के माध्यम से प्राप्त किया था। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि गति का जो तीसरा समीकरण है वह ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हमने क्या किया था? सबसे पहले ग्राफ के लिए हमने जब ग्राफ खींचा था उसके लिए सबसे पहले हमने एक एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच दी थी। ठीक है बच्चों, और ये किया भी जाता है। ग्राफ खींचते समय एक आप एक्स एक्सिस पे सीधी रेखा खींचते हैं, उसके बाद यहीं से मिलके ही बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हो सके तो मेरी लाइन उतनी सीधी ना हो, क्योंकि मैं बिना स्केल के कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा, लेकिन अपने आप लोग स्केल के माध्यम से सीधे खींचिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक्स एक्सिस हो गया ये बच्चों, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया था पिछली कक्षा में कि ये वेग और समय, जो एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया था? समय, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया था? यस, वेग दिखाया था बच्चों। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या, फिर उसके बाद क्या किए थे बच्चों? इसको हमने, इस पॉइंट को नाम दिया था ओ। ठीक है, दिया था। यहाँ क्या है बच्चों? यस, ओरिजिन है यहाँ पे, और यहाँ के रेफरेंस से ही जो है आप लोग ग्राफ में पिछली कक्षा में भी देखा था कि इसके रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो देखा था उसमें क्या था कि कोई वस्तु जो है वो प्रारंभिक वेग u से, यानी कि किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी वेग कितना है बच्चों? प्रारंभिक वेग जो है v है। और उसके बाद हमने देखा था कि t समय के बाद बच्चों ये कितना है? t समय, ये दिखा रहा है समय बच्चों। तो t समय के बाद में यहाँ से बच्चों कितना हो गया? ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ बिल्कुल कितना हो गया बच्चों? v। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे बच्चों ये देखिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके समानांतर यानी पैरेलल में। ठीक है, और यहाँ पे आके जो मीट करती है या मिलती है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन बनाते हैं बच्चों। ये देखिए सीधी लाइन रहती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसको हम डॉट 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 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आप थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन यहाँ पे इसके पैरेलल, फिर ये लाइन ये इसके पैरेलल, और यहाँ आके यहाँ मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है यहाँ पे जैसे कि वेग है बच्चों, तो वेग को कहाँ दिखाना है? इधर दिखाना है, वाई एक्सिस पे। तो पहले कितनी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u था, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग v है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु पहुँचती है। ठीक, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में एक क्या सीधी रेखा है बच्चों। ठीक है, क्या है? सीधी रेखा है। तो जब बच्चों यहाँ से सीधी रेखा का मतलब हम लोग क्या देखे थे? बिल्कुल यहाँ की एक समान गति। जब यहाँ से सीधी रेखा रहती है बच्चों, हम लोग देखे थे पहले भी कि ये एक समान गति रहती है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जीरो से नहीं, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं था, प्रारंभिक वेग जीरो नहीं था। कितना था? u से। ठीक है, यानी कि जब वस्तु चल रही होती है उसी समय हम मेज़र करते हैं। जो सबसे पहला हम मेजर, जैसे हम बताए थे पिछली कक्षा में कि मान लीजिए आप कार में चल रहे हैं और किसी भी समय में आप देखिए कि अब इस समय में
आपकी प्रारंभिक वेग कितना है, तब से आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि अब से t समय के बाद, यानी कि इतने देर के बाद, तो वो अभी अगर आपको पता नहीं होता कि कितने समय के बाद, तो t समय मान के करते कि t समय के बाद में आपकी वेलोसिटी जब मेजर कर रहे हैं तो वो फाइनल वेलोसिटी होती है और वो v होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों। तो फिर उसके बाद हम क्या किए थे कि इसको हमने यहाँ से यहाँ पे एक ड्रॉ किया था लाइन में। ठीक, फिर हमने किया था कि इसको एक नाम दे दिया था OA। इसको मान लीजिए, इस पॉइंट को मैंने इधर लिख दिया था पिछली कक्षा में, मान लो ये, इसको मान लीजिए ये V है। उसके बाद AB, इसको आप पॉइंट का नाम दे दीजिए C, इसको मान लीजिए D, और इसको मान लीजिए बच्चों E मान लीजिएगा। ठीक है, फिर हमें करना क्या है कि हमको इसका क्षेत्रफल हमने पिछली कक्षा में देखा था, जब हम दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण हमने देखा था। तो ये जो है हमने क्या किया था कि इस क्षेत्रफल के लिए, इस एरिया के लिए, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए हमने ऐसे ऐसे खींच दिया था लाइन, और इस त्रिभुज की एरिया के लिए हमने ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया था। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये थोड़ा सा बस बताने के लिए बच्चों कि ये एक अलग एरिया है, त्रिभुज की एरिया को इस तरह दिखा दिया, और ये जो है ऐसे सीधी सीधी लाइन है, तो ये जो है रेक्टेंगल जो है ये आपका, ये इसको हम दिखाने के लिए इसको कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अब सबसे पहले देखेंगे कि गति का तीसरा समीकरण क्या है। इससे पहले गति का तीसरा समीकरण क्या, हम लोग एक बार फिर यहाँ नोट कर लेते हैं कि गति का पहला समीकरण क्या था बच्चों। गति का पहला समीकरण क्या था, बताइए, आपको याद है? चलिए, याद है, बिल्कुल, v = u + at। क्या था ये पहला समीकरण। ठीक, और दूसरा समीकरण क्या था बच्चों? हाँ, बिल्कुल याद है, s = ut + ½ at²। तो बच्चों एक बात बताइए, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना? हाँ बिल्कुल, और वही कॉपी लेकर बैठे होंगे। हमने पिछली कक्षा में जो सीखा था, तो आप देखिए, आप नोट किए होंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये पहला समीकरण था और दूसरा समीकरण था, और इसको हमने इसी ग्राफ के माध्यम से इसको निकाला था। ठीक है, और आज हम जो है तीसरे समीकरण की बात करेंगे, और हमारा जो तीसरा समीकरण है बच्चों, वो है v² = u² + 2as। ठीक है बच्चों, क्या है? v² = u² + 2as। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बताइए कि इसको हम लोग किसके किसके बीच का संबंध इस ग्राफ को कह सकते हैं, इस समीकरण को कह सकते हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल, देखिएगा, यहाँ वेग है बच्चों। ठीक है, यहाँ वेग है और स्थिति, तो इस इक्वेशन को कहते हैं, यानी इस समीकरण को कहते हैं वेग स्थिति संबंध। ठीक है बच्चों, वेग स्थिति संबंध। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए और याद भी रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि ये एरिया है, ये जो क्षेत्र है, कौन सी है बच्चों? O, A, C और E। O, A, C और E, ये क्या है बच्चों? एक, हाँ, ये एरिया किस तरीके की एरिया बताओ तो आप लोग? किस? हाँ, समलंब चतुर्भुज, बिल्कुल समलंब चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके, ये देखिए, इसके सामने की जो दो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इसकी जो है समलंब चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, तो इसको हम लोग कुल क्षेत्रफल कितना कर सकते हैं बच्चों, बताइए आप लोग? कुल क्षेत्रफल। और बच्चों हम लोग पिछले समीकरण में भी जब हम लोग देखे थे, दूसरे समीकरण को निकाले थे, तो कुल क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट किया था? S को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है बच्चों, तो इसको आप S लिख सकते हैं। S = कुल क्षेत्रफल किसका बच्चों? ये, इसको इस तरीके से कह सकते हैं, O, A, C और E। O, A, C, E। ठीक है बच्चों,
तो अब बताइए आप, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला आप लोग को क्षेत्रफल मैथ में आपने पढ़ा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, क्या है बताइएगा आप? चलिए बिल्कुल सही, हाफ इनटू ये जो पैरेलल रेखाएं हैं, जो समानांतर रेखाएं हैं, ये OA और CE, इनका क्या होता है? योग, यानी ये दोनों समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर को बच्चों आप लोग पैरेलल ऐसे लिख सकते हो, हाँ, पैरेलल भुजाओं का योग गुणे, फिर क्या होगा? इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यहाँ पे इनटू, यहाँ लिख सकते हैं। उसी तरह समानांतर को बच्चों पैरेलल को कितना इस तरीके से लिख सकते हैं, भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, नोट करते रहिएगा आप लोग साथ साथ में, ठीक है? तो चलिए फिर, ये पैरेलल भुजाओं का है, ये इस भुजाओं का योग गुणे दोनों पैरेलल भुजाओं के, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए दोनों भुजाओं का योग, तो कौन कौन से भुजाओं का योग करना है? नोट कर, ये लिखिए, हाफ इनटू कौन कौन सा है? OA, पहली भुजा कौन सी होगी? OA। ठीक है, हमको इसकी, इस पैरेललोग्राम की, इसकी समलंब चतुर्भुज की बात करना है बच्चों। ठीक है, तो ये कितना है बच्चों? OA प्लस ये बताइएगा CE। ठीक है, कितना है? दो भुजाओं कौन सी है? OA और CE। ठीक है, गुणे दो भुजाओं के बीच की दूरी, ये इन दोनों पैरेलल भुजाओं के बीच की दूरी कितनी बच्चों? यस, OE। कितनी है? OE है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आप इसको अब बताइए, हम लोग पहले भी देखे हुए हैं पिछले समीकरण का जब हम लोग कर रहे थे। OA जो है कौन सा है? OA कितना है बच्चों? यहाँ हम लोग एक बार ये लिख देते हैं, OA कितना है? OA है यहाँ पे कितना? U। ठीक है, क्या है? U। ठीक, और उसके बाद CE कितना है बच्चों? बताइएगा, याद है आपको? हाँ, याद आया आपको ना? CE जो है ये OB के बराबर था, बिल्कुल है भी, आप सामने देख लीजिए। तो OB जो है कितना है? यहाँ से OB मेजर करेंगे बेग पे, इस वाले पे, हाँ, V है। ठीक है, कितना है? V है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा OA आपका हो गया U प्लस CE हो जाएगा V इंटू OE कितना है बच्चों? हाँ बिल्कुल, T। यहाँ पे आप नोट भी कर लीजिए, OE जो है कितना है बच्चों? T। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, OE की जगह क्या लिख सकते हैं? T लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा बच्चों, याद करिए, हमने सबसे पहले जब पहले समीकरण में बोला था कि आप लोग इस वाले इक्वेशन को हमेशा याद रखिएगा। वो क्या था? एक बार फिर से याद करिए। वहाँ पे हमने देखा था कि T जो है V माइनस U बाई A था। ठीक है, और वैसे भी आप पहले समीकरण से भी यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, पहला समीकरण कितना है? V माइनस U इज इक्वल टू 80 था बच्चों। तो यहाँ पे T बराबर हो गया था V माइनस U अपान A। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी देखिए ना, V इज इक्वल टू U प्लस 80 है, तो आप उसको करते हैं V माइनस U इधर कर दीजिए, 80 है ये, फिर T इज इक्वल टू V माइनस U बाई इंटू A। समझ में आया बच्चों? आया ना? ये पहले इक्वेशन से, ये बच्चों ये पहले जो हमने बोला था कि आप नोट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा सिंस T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा हाफ, यहाँ पे आप U प्लस V लिख सकते हैं, इंटू T की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल V माइनस U बाई A। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? V माइनस U बाई A। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इक्वल टू कितना हो गया? अब बताइए, आप बताइएगा। ये हो जाएगा, देखिए, U प्लस V गुणे V माइनस U अपान A। अच्छा, अब कुछ याद आया आपको ये देख के आप लोग को? अच्छा ये बताइए, U प्लस V की जगह V प्लस U लिख सकते हैं कि नहीं?
लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, आप ये बताइए कि जब v प्लस, यहाँ पे क्या, v प्लस u इंटू v माइनस u कितना होगा, आप बताइए। यहाँ बच्चों जब बात याद करने रहता है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, याद है यार, a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है बच्चों? हाँ बिल्कुल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से a की जगह v है और b की जगह u है, तो यहाँ भी हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीकी ये है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों हाफ इंटू, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, अपान a। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान a। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा, इधर जगह नहीं है तो यहाँ लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच देते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब ये हम लोग यहाँ पे बच्चों, ये कितने किसके बराबर आया था? s के बराबर आया था ना। कितना? s बराबर कितना है यहाँ? हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान a है। ठीक है, अब ये 2a इसमें इंटू हो सकता है कि नहीं बच्चों? हो सकता है, मैथ में आप जानते हो कि ये जो नीचे वाला इधर आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो अब बच्चों बताइए कि ये जो है, अगर हम इसको u को इधर ला दें तो कोई दिक्कत? कितना? इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा बच्चों? हाँ बिल्कुल, माइनस का प्लस होता है। ठीक है, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको बच्चों अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन लिख सकते हैं कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख सकते हैं ना बच्चों। तो फिर ये फिर से हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, और यही हम लोगों का तीसरा समीकरण है। ठीक है, यही है हमारा तीसरा समीकरण, किसका? गति का। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए, इसी ग्राफ से हम लोग गति का पहला समीकरण निकाले थे, फिर इसी ग्राफ से हमने गति का दूसरा समीकरण प्राप्त किए थे, और उसी ग्राफ से हम गति का तीसरा समीकरण भी प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा गति का तीनों समीकरण आप, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से हम लोग गति का तीनों समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, अब हम लोग आगे देखेंगे कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। ठीक है बच्चों, क्या हम लोग बात करेंगे? एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? एक समान वृत्तीय गति। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब जैसा कि नाम ही बता रहा है बच्चों, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति, वृत्त क्या होता है बच्चों? हाँ बिल्कुल, एक सर्कल होता है वृत्त। ठीक है, तो यहाँ एक समान वृत्तीय गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों अब एक उदाहरण लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कोई एक पार्क है, ये इस तरीके से है। ठीक है, चार भुजाएं रहती है ना, मान लीजिए ये कोई स्क्वायर शेप में पार्क है, और इसमें कोई व्यक्ति जो है 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी चला, इसी गति से चला, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी, हर जगह इसका गति बराबर है। ठीक है, ये मतलब वो लगातार एक ही गति से चल रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, लेकिन ये यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड, इसका गति नहीं परिवर्तन हो रहा है बच्चों। ठीक है, लेकिन अब आप बताइएगा कि गति नहीं परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या इस व्यक्ति का वेग में परिवर्तन हुआ क्या? कितने लोग बोल रहे हैं कि वेग में परिवर्तन हुआ है?
हाँ, जितने लोग बोल रहे हैं कि वेग में परिवर्तन हुआ हो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और क्यों हुआ है ये बता दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, एकदम आप लोग को सही याद है कि वेग जो है उसमें परिमाण के साथ क्या होता है, दिशा में भी परिवर्तन होता है। या अगर परिमाण बच्चों बराबर भी रहेगा तो भी अगर दिशा में परिवर्तन हो जाएगा तो उसका क्या बोलेंगे कि उसका वेग में परिवर्तन हो गया है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि यहाँ पे गति तो बच्चों आपका बराबर ही है हर जगह पे, लेकिन गति के परिमाण बराबर है। किसका? परिमाण बराबर है, लेकिन यहाँ पे दिशा में परिवर्तन हो रहा है। दिशा में परिवर्तन हो रहा है, किसमें? वेग की बात हो रही है। ये यहाँ पे अगर यदि तो यानी कि गति में बराबर है लेकिन दिशा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ वेग में भी परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे इस पार्क में ए पे जहाँ देखो दिशा में कहाँ से, यहाँ से चल रहा है, मान लो इस दिशा में चल रहा है, यहाँ तक पहुँचा, लेकिन यहाँ के पे चलने के बाद आपका बिल्कुल दिशा परिवर्तन हो गया। ये अब इधर चलने लगा ये। अब जैसे आप लोग जानते ही हो, आप लोग ये देखे हुए यहाँ पे, ये आप लोग को पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे देखते हैं आप लोग ना। ठीक है, या मैग्नेटिक कंपास में भी देखते हैं, या कोई कंपास में आप देखिएगा मैग्नेटिक कंपास में, तो फिर उसमें आप लोग देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसी तरीके से मान लीजिए ये अपना दिशा परिवर्तित हो गया, यानी ईस्ट की साइड हो गया। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे यहाँ आते इसने ये वेस्ट की तरफ चला गया, फिर यहाँ पे आते ही ये नॉर्थ की तरफ गया, और इधर आते मान लो वेस्ट की तरफ आया, फिर ये यहाँ पे आते फिर इसने दिशा में परिवर्तन कर लिया, और ये इस तरीके से, यानी कि हर एक यहाँ पे इसका इस पॉइंट फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट में दिशा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वेग के परिमाण में नहीं परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, लेकिन दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कि ए पे बी पे सी पे और डी पे वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उसके दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है एक गति समान है लेकिन उसके बाद भी जो है वेग में परिवर्तन हो रहा है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि ट्रायंगल में भी अगर कोई इस आकार पे चलेगा तो भी यहाँ पे 3 बार दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए अष्टभुज, अगर इस आकार का कोई क्षेत्र है और कोई इस पे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर दिशा में परिवर्तन, यहाँ पे एक ही गति से चल रहा है लेकिन कितने पॉइंट पे परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है दिशा में, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना बच्चों, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है जहाँ से वो मुड़ रहा है। ठीक, अब लेकिन अब इसमें जैसे जैसे भुजाएं बच्चों आप बढ़ाते चले जाइए, मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ये पॉइंट जो है ये छोटा होता जा रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पे जो है दिशा में परिवर्तन हो रहा है, होता है ना। ठीक उसी तरीके से अब आप बताइए कि जब, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पे गति बराबर है लेकिन चूंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो हर इस पॉइंट पे जहाँ पे भी ये टर्न ले रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल वेग में परिवर्तन हो रहा है। उसी तरीके से आप बताइए कि अगर कोई ऐसे हर एक पॉइंट पे जो है अपना दिशा परिवर्तन, जैसे हर एक पॉइंट पे अगर अपना दिशा परिवर्तन करने लगा तो वो एक वृत्त के क्षेत्र पे में चलने जैसा होगा। ठीक है बच्चों, यानी एक जब वृत्तीय क्षेत्र में अगर कोई चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा हर एक पॉइंट पे, यहाँ से लेके यहाँ पे थोड़ा सा दिशा परिवर्तन हो जाएगा, हर एक बिंदु पे दिशा का परिवर्तन, थोड़ा सा दिशा का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जब वृत्त के क्षेत्र पे चलते हैं
तो उसमें हर एक बिंदु में दिशा का परिवर्तन होता है, यानी कि अगर एक समान गति भी रहती है और यानी कि एक समान वृत्तीय गति भी है तो वहाँ पे दिशा वेग में परिवर्तन है। समझ गए आप? यानी कि जब आप वृत्तीय क्षेत्र पे चलेंगे तो वहाँ पे हर एक बिंदु पे जो है आपका वेग पे परिवर्तन हो रहा है। और बच्चों आप लोग ये भी जानते हो कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे किसका रोल रहता है? बिल्कुल त्वरण का। ठीक है, आप जानते हो कि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन प्रति समय इकाई के साथ होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन बदल रहा है, यानी त्वरण बदल रहा है और इसका वेग बदल रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, तो यही हम लोगों को एक यही सीखना था, एक छोटा सा पॉइंट था आपका एक समान वृत्तीय गति में। इसी तरीके से आप अच्छा एक बच्चों एक थोड़ा छोटा सा एक वो आप एक आपका होमवर्क रहेगा, वो आप करके देखिएगा। करना आपको ये रहेगा कि एक डोरी ले लीजिएगा कोई, ठीक है, उस डोरी के किनारे पे कुछ एक स्टोन या पेन या कुछ भी ऐसे करके बांधिएगा। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी सी ऐसे 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 करके उसको थोड़ा सा वृत्तीय क्षेत्र पे ऐसे चलाते रहिएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा चला के जब वो आराम से इसे चलने लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसी को चोट नहीं लगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको छोड़ एक पॉइंट पे आके यहीं ऐसे छोड़िएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि आपको क्या पता चला, वो किस दिशा में चल रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको करके बताइएगा। ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से आप किसी डोरी में कोई कुछ थोड़ा सा भारी सामान छोटा सा कोई पत्थर बांध के ऐसे घुमाएंगे, उसके बाद जब आप छोड़ेंगे बच्चों तो वो किस दिशा में जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप इसी तरीके से कोई डोरी है, मान लीजिए ये है और एक एंड से करें और यहाँ पे इसमें मान लीजिए एक छोटा सा पत्थर करके आप ऐसे ऐसे छोड़ के ऐसे ऐसे करके इसको छोड़ के जब ऐसे चलाते रहेंगे तो बच्चों थोड़ा अच्छे से नहीं सर्कल बन रहा है यहाँ पे। फिर मान लीजिए इस पॉइंट पे जब छोड़ेंगे तो ये जो है ये इस दिशा में जाता है, यानी कि ये टेंजेंशियल बच्चों एक यहाँ से बच्चों आप लोग आगे मैथ में पढ़ोगे कि गणित में कि यहाँ से जब इस तरीके से करते हैं तो एक रेखा होती है वृत्त से एकदम यहाँ से स्पर्श करती हुई जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय रेखा कहते हैं, और सॉरी उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी कि उसको टेंजेंट कहते हैं, यानी कि वो स्पर्श रेखा है। और उसी जो स्पर्श रेखा के ही डायरेक्शन में दिशा में जो है वो मूव करेगा वो पत्थर, वो पूरा का पूरा अगर आप छोड़ेंगे तो आपका धागा जो है। ठीक है, ये आप करके रखिएगा और मुझे बताइएगा अगली कक्षा में कि ये आपका हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों को जो अभी गृह कार्य दिया है मैंने उसको आप लोग करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और विज्ञान के खेल को खेलते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।